पुराने समय की बात है। सोनगढ़ नाम के गांव में मोहन नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसका एक 12 साल का बच्चा भी था जिसका नाम गोपाल था। दरअसल मोहन का खेत बंजर था और उसमें बहुत कम फसल हुआ करती थी, जबकि आसपास के सभी खेतों में अच्छी फसलें लहराया करती थी। गांव के सभी लोग मोहन को दूसरा काम करने के लिए कहा करते थे, लेकिन मोहन उन सब की बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। रोज की तरह मोहन आज भी अपने खेत में कुदाल चला रहा था। अरे ओ दमन भाई, तुम इस बंजर जमीन में दिन भर इतनी कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। इससे अच्छा तो तुम कुछ और व्यापार कर लेते। नहीं नहीं काका, ये मेरे पूर्वजों की जमीन है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं भूखा ही क्यों न मर जाऊं। हमारा तो फर्ज था तुम्हें एक बार समझाना, जो मैंने कर दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गांव का वो व्यक्ति चला गया। मैं कुछ भी करूं, पता नहीं इन गांव वालों को क्या परेशानी होती है। जब देखो तब चले आते हैं मुझे ज्ञान देने। मोहन हरिलाल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोबारा अपने खेत में काम करने लगा। थोड़ी देर में शाम होने वाली है। अब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। मेरा बेटा गोपाल मेरे घर आने का रास्ता देख रहा होगा। मोहन घर की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद घर पहुंच गया। फिर उसने देखा गोपाल घर के बाहर वाले वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। गोपाल को बांसुरी बजाता हुआ देख मोहन क्रोधित हो गया। अरे, मैंने इस लड़के से कितनी बार बोला है कि तुम बांसुरी मत बजाया करो, लेकिन मेरे घर न होने पर ये लड़का यही काम करता है। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। मोहन गुस्सा होकर अपने बेटे गोपाल के पास आया। अरे, तुम फिर से बांसुरी बजाने लगे? मैंने तुम्हें कल ही बांसुरी बजाने के लिए मना किया था ना? गोपाल अचानक सामने अपने पिताजी को देखकर घबरा गया और बोला, वो पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो तू बच गया, लेकिन आज के बाद बांसुरी मत बजाना, वरना फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है पिताजी। अब बातें बंद कर और मेरे लिए एक गिलास पानी ला। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है भाई। हाँ ठीक है पिताजी, अभी लाता हूँ। वैसे तेरी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई है? पिताजी, माँ तो खेत की ओर गई थी। उन्हें गए हुए काफी देर हो गई। अब वह उधर से लौटकर आती ही होंगी। ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। गोपाल अपने पिता के लिए पानी लाने चला गया और थोड़ी देर बाद पानी लेकर आया। ये लीजिए पिताजी, मटके का ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। लेकिन मटका तो कल सुबह ही फूट गया था, फिर घर में नया मटका कहाँ से आया? अजी, घर में तो एक पैसा भी नहीं था कि मैं नया मटका खरीद पाऊँ, इसलिए मैंने पड़ोस की बूढ़ी काकी से एक नया मटका ले लिया। चलो ठीक है भाग्यवान, कोई नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने मटकी ले ली, वरना इतनी गर्मी में तो हम सबका हाल खराब हो जाता, क्योंकि मटकी के अलावा हमें कहीं से ठंडा पानी मिलेगा नहीं। थोड़ी देर में रात हो गई। भाग्यवान, घर में कुछ खाने के लिए हो तो लाओ। दिन भर खेत में काम करके मुझे थकावट हो गई है और इस समय मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अपने पति की बात सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और नम आंखों से अपने पति की ओर देखती रही। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे, घर में जो कुछ भी रूखी सूखी खाने के लिए हो वो ले आओ, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भी कुछ खिला दो। स्वामी, घर में खाने के लिए पानी के अलावा एक प्याज का टुकड़ा तक नहीं है। ऐसे में मैं आपको खाने के लिए क्या दूं?
क्या सच में? भाग्यवान, घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। घर में खाने के लिए एक चावल का दाना तक नहीं है। हे भगवान, मैं कैसा अभागा बाप हूँ जो अपने परिवार को पेट भर 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता। अजी आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन भगवान को भी हमारे ऊपर दया आएगी, फिर हमारा भी दिन पलट जाएगा। ठीक है भाग्यवान, घर में पीने के लिए पानी तो है ना, कम से कम वही लाओ। हम सब आज की रात पानी पीकर पेट भर लेंगे। सुशीला अंदर से मटके में ठंडा ठंडा पानी लेकर आई। फिर वे सब पानी पीकर सो गए। अगली सुबह रोज की तरह आज भी मोहन अपने बंजर खेत में काम कर रहा था। दूसरी ओर उसकी पत्नी झोपड़ी के बाहर का कचरा साफ कर रही थी और गोपाल पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे गरीबी में उन लोगों का दिन गुजरता गया। कुछ सालों बाद गोपाल पूरे 18 साल का हो गया। फिर एक दिन, भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ जमींदार जी के खेत में काम करने। उसके बदले जमींदार जी मुझे शाम तक थोड़ा बहुत अनाज दे देंगे। घर में कुछ खाने के लिए हो तो खिला दो, वरना दिन भर खेत में पानी तक नसीब नहीं होगा। स्वामी, घर में तो बस एक सूखी रोटी बची थी, वो भी गोपाल ने थोड़ी देर पहले खा ली। हे भगवान, ना जाने हमारी यह भयानक गरीबी कब मिटेगी। आज तो पानी तक पीने को नहीं मिला। चलो ठीक है भाग्यवान, मैं रास्ते में जाते समय कुएं से पानी पी लूंगा। इतना कहकर मोहन जमींदार के खेत में काम करने चला गया। दूर खड़ा गोपाल ये सारी बातें सुन रहा था। लगता है आज भी घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं जंगल से थोड़े बहुत फल ले आता हूँ। शाम को मेरे माता पिता फल देखकर बहुत खुश होंगे। उसके बाद गोपाल घर से टोकरी और बांसुरी लेकर फल इकट्ठा करने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखा। अरे वाह, जरा देखो तो इस पेड़ पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। आज मैं इन्हें ही तोड़कर घर ले जाऊंगा। गोपाल ने जल्दी जल्दी नीचे गिरे हुए फल इकट्ठा किए और फल से भरी हुई टोकरी खोल लेकर आ गया। माँ, अरे ओ माँ, जरा देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, अरे इतनी सुबह सुबह सांड की तरह क्यों चिल्ला रहा है? रुक, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुशीला गोपाल के पास आई। अरे अरे बेटा, तुम्हें ये इतना सारा फल कहाँ से मिला? माँ, मैंने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं जंगल से कुछ फल लाने चला गया। बस वहीं पर मुझे ये रसीले आम मिल गए। ठीक है बेटा, मुझे ये टोकरी दे, मैं अंदर रख लेती हूँ। आज की रात हम यही खाएंगे। गोपाल ने अपनी माँ को टोकरी दे दी। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ गांव जा रहा हूँ घूमने। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, जा, लेकिन फिर से बांसुरी ना बजाने लगना, वरना तेरे पिताजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। हाँ ठीक है माँ। इतना कहकर गोपाल गांव के बीचों बीच चौपाल पर पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और मधुर बांसुरी बजाने में मगन हो गया। इस समय इस राज्य की राजकुमारी कलावती राज्य भ्रमण पर निकली थी। फिर राजकुमारी ने गोपाल की बांसुरी का संगीत सुना। मंत्री, ये कौन है जो इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा है? पता नहीं राजकुमारी, हमने भी कई बार ये बांसुरी की धुन सुनी है। ठीक है, तो फिर उस बांसुरी बजाने वाले को जल्द से जल्द खोजो। ठीक है राजकुमारी, जैसी आपकी आज्ञा। सैनिकों, तुम सभी जाओ और उस बांसुरी वाले को मेरे सामने उपस्थित करो। सैनिकों ने काफी ढूंढा, लेकिन गोपाल उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमारी बांसुरी वाले को ढूंढते ढूंढते गोपाल के पास पहुंची। अरे, ये नौजवान लड़का तो बांसुरी कितना मधुर बजा रहा है। मैं थोड़ी देर बैठकर बांसुरी का आनंद लेती हूँ। कलावती गोपाल के पास आकर बैठी। तभी गोपाल सामने राजकुमारी को देखकर घबरा गया और अपनी बांसुरी बजाना बंद कर दिया। राजकुमारी, आप यहाँ? तो बताइए आपका इधर कैसे आना हुआ और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे वो बांसुरी वाले, तुम तो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हो। क्या तुम मुझे थोड़ी देर बांसुरी बजाकर सुना सकते हो? हाँ राजकुमारी जी, जरूर।
क्यों नहीं? इतना कहकर गोपाल अपनी बांसुरी बजाने लगा और राजकुमारी बड़े ही प्रेम से बांसुरी का संगीत सुनने लगी। धीरे धीरे राजकुमारी को राजमहल से निकले हुए काफी देर हो गई। प्रिय राजकुमारी, आपको राजमहल से निकले हुए काफी देर हो गए हैं। अब आपको वापस राजमहल लौटना चाहिए, वरना महाराज चिंतित होंगे। नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे अभी और बांसुरी का संगीत सुनना है। तुम सब राजमहल वापस लौट आओ। लेकिन राजकुमारी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये मेरी आज्ञा है। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा प्रिय राजकुमारी। हम राजमहल लौट जाते हैं। चलो सैनिकों। न कहकर मंत्री सारे सैनिकों को लेकर राजमहल लौट गए। मंत्री जी, तुम सब खाली हाथ। राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वह? महाराज, राजकुमारी तो गांव के बीचों बीच चौपाल पर बैठी है। मंत्री की बात सुनकर महाराज और महारानी थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि राजकुमारी किसी राज्यवासियों से ठीक से बात नहीं करती थी। लेकिन महाराज, मेरी पुत्री तो राज्यवासियों से ठीक से बात तक नहीं करती और न ही किसी के पास रुकती है। फिर आज राजकुमारी को क्या हुआ? मंत्री जी, मेरी पुत्री राज्य के चौपाल पर अकेले बैठकर क्या कर रही है? उसके बाद मंत्री ने महाराज और महारानी को सारी सच्चाई बताई। मंत्री की बात सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हुए। उस लड़के की इतनी हिम्मत, जो मेरी पुत्री को अपने बांसुरी का संगीत सुना रहा है। मंत्री जी, आप सब जल्दी जाइए और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है महाराज। महाराज, ऐसी राजकुमारी का किसी के साथ रहना ठीक नहीं। आप जल्द से जल्द मेरी पुत्री को राजमहल बुलाएं। हाँ ठीक है महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजकुमारी को जल्द से जल्द राजमहल बुलाता हूँ। मंत्री जी, आप सैनिकों के साथ राजकुमारी के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि महाराज ने तुम्हें राजमहल आने का आदेश दिया है। मंत्री राजकुमारी को बुलाने गांव के चौपाल की तरफ जाने लगा। वाह गोपाल, तुम तो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हो। अब मैं हर रोज तुम्हारी बांसुरी का संगीत सुनने आया करूंगी। हाँ हाँ जरूर राजकुमारी जी, क्यों नहीं। वैसे राजकुमारी जी, आपको फल खाना पसंद है क्या? हाँ हाँ गोपाल, मुझे फल खाना बहुत पसंद है, लेकिन हमारे राज्य में फलों का पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं राजकुमारी जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे राज्य के बगल में जो बड़ा सा बगीचा है ना, वहाँ पर मैंने एक आम का पेड़ देखा है, जिस पर ढेर सारे पके हुए आम लगे हुए थे। तो ठीक है, कल तुम उस पेड़ के नीचे आना और मैं भी आऊंगी। ठीक है राजकुमारी जी, अब मुझे घर चलना चाहिए। मेरे पिताजी आने वाले होंगे। गोपाल, बस थोड़ी देर और, मुझे अपनी जादुई बांसुरी का मधुर संगीत सुना दो ना, उसके बाद चले जाना। ठीक है राजकुमारी। इतना कहकर गोपाल फिर से बांसुरी बजाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मंत्री सैनिकों को साथ में लेकर राजकुमारी की तलाश में वहां पहुंचे। प्रिय राजकुमारी, आपके पिताश्री ने आपको जल्द से जल्द राजमहल उपस्थित होने का आदेश दिया है। ठीक है मंत्री जी, तो फिर चलो। एक सैनिक राजकुमारी को लेकर राजमहल की तरफ जाने लगा और बाकी सब सैनिक गोपाल के पास रुके। दुष्ट लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, जो तू हमारी राजकुमारी के साथ बैठा था, अब तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मंत्री की बात सुनकर गोपाल डर गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी। आज के बाद मैं राजकुमारी के साथ कभी नहीं बैठूंगा और ना ही कभी उनसे बात करूंगा। चलो ठीक है, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगर अगली बार तूने राजकुमारी से मिलने की कोशिश की तो महाराज तुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है मंत्री जी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसके बाद गोपाल अपने घर की ओर चलने लगा। आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना राजा के मंत्री मुझे कड़ी से कड़ी सजा देते। आज के बाद मैं राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। फिर अगली सुबह। भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ जमींदार जी के यहाँ काम करने। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन उससे पहले कुछ खा तो लो। अरे भाग्यवान, घर में खाने के लिए अनाज होगा तभी तो खाऊंगा। हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा। घर में तो एक मुट्ठी तक अनाज नहीं है।
लेकिन गोपाल ने कल सुबह ही जंगल से कुछ फल इकट्ठा करके लाया। अभी थोड़ा फल बचा है, वही आप खा लीजिए। चलो ठीक है भाग्यवान, लाओ। लेकिन तुम सब क्या खाओगे? स्वामी, उसकी चिंता मत कीजिए। हम तो घर पर पानी पीकर रह सकते हैं, लेकिन आपको तो दिन भर इस कड़कती धूप में खेत में काम करना होगा। माँ और पिताजी, आप दोनों चिंता मत करिए। मैं आज भी जंगल से थोड़े बहुत फल लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद मोहन एक आम खाकर काम पर चला गया। माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल में। देखता हूँ अगर आज भी थोड़े बहुत फल मिल जाएं तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है बेटा, जा, लेकिन जंगली जानवरों से थोड़ा संभल कर रहना। गोपाल फल इकट्ठा करने जंगल की ओर जाने लगा, लेकिन गोपाल कल वाली घटना को बिल्कुल भूल चुका था। थोड़ी देर बाद गोपाल जंगल के बीचों बीच उस बड़े से आम के वृक्ष के नीचे पहुंचा। अरे वाह वाह, इस पेड़ पर तो आज भी रसीले और पीले आम दिखाई दे रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी इन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ। गोपाल ने पेड़ पर चढ़कर टोकरी भर आम तोड़ा और नीचे उतरा। चलो, आज भी मुझे अच्छे अच्छे आम मिल गए। अब थोड़ी देर बांसुरी बजाकर फिर इन्हें घर ले चलता हूँ। गोपाल उस बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। वहीं दूसरी ओर, अगर मैं अपने माता पिता से ये कहूंगी कि मैं जा रही हूँ गोपाल की बांसुरी का संगीत सुनने, तो मेरे माता पिता मुझे नहीं जाने देंगे। इससे अच्छा मैं कुछ बहाना बनाती हूँ। पिताजी, मैं जा रही हूँ जंगल में शिकार करने। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी हैरान रह गए, क्योंकि राजकुमारी आज से पहले कभी शिकार करने नहीं गई थी और अचानक शिकार करने के लिए क्यों कह रही है। पुत्री, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज से पहले तो तुम कभी शिकार करने नहीं गई, फिर अचानक आज शिकार करने जा रही हो? हाँ पिताजी, समय के साथ अब मैं भी नई नई कलाबाजी सीख रही हूँ। ठीक है पुत्री, जाओ, लेकिन जंगल में संभल कर रहना, क्योंकि जंगली जानवर बहुत खूंखार होते हैं। हाँ ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। दरअसल राजकुमारी जंगल में शिकार करने नहीं, बल्कि अपने माता पिता से बहाना बनाकर गोपाल की बांसुरी का संगीत सुनने जा रही थी। गोपाल, अरे ओ गोपाल, तुमने तो कल ठीक कहा था, यहाँ पर तो ढेर सारे पके और रसीले आम हैं। सामने अचानक राजकुमारी को देखकर गोपाल को कल वाली घटना याद आ गई। फिर गोपाल डर गया। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस समय आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं राजकुमारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। गोपाल, यहाँ पर तो सच में ढेर सारे आम हैं। मुझे कुछ पके आम खिला दो, उसके बाद अपनी बांसुरी का संगीत सुनाना। ठीक है राजकुमारी जी। गोपाल ने अपनी टोकरी से एक बड़ा सा पका हुआ आम राजकुमारी को खाने के लिए दिया। राजकुमारी खुश होकर आम खाई। वाह गोपाल, ये तो आम सच में बहुत मीठा और रसीला है। अब तो मुझे अपनी प्यारी सी बांसुरी बजाकर सुनाओ। ठीक है राजकुमारी जी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब रोज राजकुमारी जंगल में गोपाल से मिलने आया करती थी और मन ही मन वे दोनों प्रेम भी करने लगे थे। फिर एक दिन, प्रिय, ऐसे कब तक छुप छुप कर हम मिलते रहेंगे? अगर कभी महाराज को पता चल गया तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। ठीक है गोपाल, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही पिताश्री से हम दोनों के विवाह की बात करूंगी। दूर खड़ा होकर उस राज्य का मंत्री ये सब देख रहा था, लेकिन वे दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे। दरअसल मंत्री राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह कराकर अपने बेटे को उस राज्य का राजा बनाना चाहता था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए राजकुमारी हर रोज जंगल में आया करती थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर इन दोनों के बीच ऐसे ही प्रेम बढ़ता रहा तो एक दिन मेरे सपनों पर पानी फिर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इन दोनों को अलग करना होगा। वहीं से थोड़ी दूर पर एक बहुत सिद्ध साधु महात्मा रहते थे और उनका कहा कभी खाली नहीं जाता। मंत्री बिना देर किए तुरंत साधु महात्मा के पास आए। मंत्री ने देखा कि साधु महात्मा आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं। कृपया तपस्या से उठिए साधु महात्मा, मुझे आपसे सहायता चाहिए। थोड़ी देर बाद साधु महात्मा ने तपस्या से उठकर अपनी आंखें खोली। हाँ, बोलो।
तुम्हें हमसे किस प्रकार की सहायता चाहिए? दरअसल साधु महात्मा, मैं वर्षों से किसी सिद्ध साधु महात्मा के साथ जंगल भ्रमण पर जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ चले तो मेरी यह इच्छा पूरी होगी। हाँ हाँ, जरूर बेटा, क्यों नहीं। अगर मेरे कारण किसी की इच्छा पूरी होती है तो मैं जरूर चलूंगा। चलो फिर चलते हैं। ठीक है साधु महात्मा। उसके बाद मंत्री साधु महात्मा को साथ में लेकर जंगल में घूमने गया। फिर थोड़ी देर बाद मंत्री साधु महात्मा के साथ गोपाल और कलावती के पास पहुँचे। दूसरी ओर गोपाल और कलावती मंत्री के षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान थे और वे दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। साधु महात्मा, मुझे घूमते घूमते बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ पुत्र, मुझे भी भूख लगी है, परंतु इस घने जंगल में हमें खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। साधु महात्मा, वो देखिए, राजकुमारी के हाथ में एक बड़ा सा पका हुआ आम है। क्यों ना आप उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा ले? हाँ पुत्र, ये ठीक रहेगा। बेटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो क्या तुम मुझे यह फल खाने को दे सकती हो? लेकिन वो दोनों आपस में बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद साधु महात्मा उन दोनों पर क्रोधित हुए। तुम दोनों बातें करने में इतने व्यस्त हो कि तुमने एक ब्राह्मण की पुकार नहीं सुनी। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि लड़के, तुम एक भूतिया शेर के रूप में परिवर्तित होकर जंगल की गुफा में सदा के लिए कैद हो जाओगे, और लड़की, तुम अपने जीवन के सभी लोगों को सदा के लिए भूल जाओगी। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले गए। फिर अचानक गोपाल एक भयानक भूत जैसे दिखने वाले शेर के रूप में परिवर्तित होकर जंगल की गुफा में कैद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कलावती अपने जीवन के सभी लोगों को भूल जाती है। देखकर मंत्री बहुत चिंतित होता है, क्योंकि मंत्री बस गोपाल को श्राप दिलाना चाहता था, लेकिन साधु महात्मा ने कलावती को भी श्राप दे दिया। मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आई? ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद कलावती एक बूढ़ी माँ के साथ रहने लगी। बूढ़ी माँ की कोई संतान न थी और उनकी झोपड़ी भी बहुत छोटी थी। बेटी, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए कुछ काम नहीं कर सकती। अब तुम्हें ही कुछ काम धंधा करके इस घर को चलाना होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, मैं कल किसी काम की तलाश में जाऊंगी। वैसे बेटी, तुम्हें कुछ याद आया कि तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं और तुम कहाँ की रहने वाली हो? नहीं बूढ़ी माँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहोगी। ठीक है बूढ़ी माँ, आज के बाद मैं आपको अपनी माँ कहा करूँगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटी। अगली सुबह मैं जा रही हूँ गांव में काम की तलाश में। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो आप चिंता मत करना, मैं देर सवेर घर लौट आऊंगी। हाँ ठीक है बेटी, लेकिन तुम गांव से ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि लड़कियों का बाहर घूमना ठीक नहीं होता। हाँ ठीक है माँ। कलावती गांव में काम की तलाश पर निकल पड़ी। कलावती ने कई दुकानों पर काम की तलाश की, लेकिन कलावती को कहीं काम नहीं मिला। उसके बाद कलावती दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक वैद्य एक गरीब आदमी का उपचार कर रहा था। जब ये वैद्य किसी गरीब आदमी का उपचार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं आज से ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लोगों का इलाज करना शुरू करूंगी। समय बीतने के साथ कलावती एक बहुत ही अच्छी वैद्य बन गई। अब कलावती बीमार लोगों का इलाज किया करती थी। एक दिन ऐसे ही कलावती और बूढ़ी माँ साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनके घर एक आदमी आया। बेटी, मेरे बेटे को एक सांप ने काट लिया है। कृपया तुम जल्दी चलो और मेरे बेटे को ठीक कर दो। अगर तुमने मेरे बेटे को बचा लिया तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं चाचा, मुझे धन का लालच नहीं है। आप जल्दी से मुझे अपने बेटे के पास ले चलिए। अगर मैं उसे ठीक कर पाऊंगी तो जरूर करूँ। हाँ ठीक है बेटी, चलो। वो आदमी तुरंत कलावती को अपने बेटे के पास लेकर गया।
इसके बाद कलावती ने बच्चे का इलाज शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। आखिर तुमने मेरे बेटे को ठीक कर ही दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए मांगो, तुम कितना धन मांगना चाहती हो? नहीं नहीं चाचा, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए। बस मुझे मेरे हिस्से का अनाज दे दीजिए, मैं उसमें ही खुश हूँ। कलावती ने उस आदमी से कुछ सोने के सिक्के लेकर घर चली गई। उसी रात कलावती ने एक सपना देखा। जंगल के एक कोने में बड़ी गुफा है। गुफा के अंदर दुखी होकर एक भयानक दानव बैठा है। अगली सुबह होते ही लड़की ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक देवी थी जो उस लड़की की सहायता करने आई थी। तुमने जिस जड़ी बूटी से उस सांप काटे हुए लड़के को ठीक किया था, वो कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि उस जड़ी बूटी के प्रभाव से तुम किसी का भी श्राप तोड़ सकती हो। लेकिन माँ, आपको इन सब के बारे में कैसे पता? बेटी, सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। बूढ़ी माँ ने लड़की को गोपाल के श्राप और उसके प्रेम के बारे में सारी सच्चाई बताने लगी। फिर धीरे धीरे कलावती को सारी सच्चाई याद आने लगी। अब कलावती को सारी सच्चाई याद आ चुकी थी। और बेटी, तुम दोनों के साथ ये सब तुम्हारे ही राज्य के मंत्री ने किया है। लेकिन माँ, मंत्री जी ये सब क्यों करेंगे और उसमें उनका क्या फायदा? बेटी, दरअसल वो दुष्ट मंत्री तुम्हारा विवाह अपने बेटे के साथ करना चाहता था ताकि उसका बेटा उस राज्य का राजा बन सके। लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। साधु महात्मा ने तुम्हें भी श्राप दे दिया और इस तरह मंत्री का सारा सपना सपना ही बनकर रह गया। उस दुष्ट मंत्री ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब उसे सजा मिलने का समय आ चुका है। ठीक है माँ, फिर मैं जाती हूँ गोपाल को श्राप से मुक्ति दिलाने। कलावती तुरंत गोपाल की बंद हुई गुफा की ओर जाने लगी। काफी दूर जाने के बाद आखिर वो गुफा के अंदर पहुंची। उसने देखा एक दो मुंह दिखने वाला जिसकी भयानक लाल आंखें थी, वो उसके सामने मुंह करके खड़ा है। गोपाल को श्राप मिलने के कारण गोपाल भी कलावती को भूल चुका था। आखिर गोपाल, तुम इतने वर्षों बाद मिल ही गए। कलावती के इतना कहते ही वो दानव जैसा दिखने वाला शेर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन लड़की बिना डरे नम आंखों से खड़ी रही। लड़की की आंखों में आंसू देखकर दानव का दिल पिघल गया और वो वहीं पर रुक गया। गोपाल, तुम्हें श्राप मिलने के बाद भी मेरे प्रति तुम्हारे दिल में प्रेम कम नहीं हुआ। जरा देखो तो, तुम मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे ऊपर हमला न कर सके। इतना कहकर कलावती तुरंत अपने पास रखी हुई जड़ी बूटी को दानव के ऊपर फेंक दी। देखते ही देखते वो दानव एक सुनहरी रोशनी के साथ पुनः अपने असली रूप में लौट आया। अब गोपाल का श्राप सदा के लिए टूट चुका था। अरे प्रिय, तुम यहाँ और हम इस गुफा में कैसे पहुँचे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कलावती गोपाल को सारी सच्चाई बताने लगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये सारा षड्यंत्र उस दुष्ट मंत्री का था। अब उस दुष्ट मंत्री को सजा मिलने का समय आ चुका है। चलो, अब हम चलते हैं अपने राज्य में। हाँ ठीक है, चलो। उसके बाद वे दोनों सोनगढ़ गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे दोनों राजमहल पहुंचे। अरे 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 महारानी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये देखिए, कितने वर्षों बाद हमारी प्रिय राजकुमारी हमारे पास लौट आई। हाँ महाराज, मैं भी यही देख रही हूँ। महाराज और महारानी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन पुत्री, तुम इतने दिन तक कहाँ थी? पिताजी, इस सारी मुसीबत की जड़ हमारे ही राज्य के दुष्ट मंत्री है। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज और महारानी दोनों हैरान रह गए। लेकिन पुत्री, मंत्री जी ऐसा क्यों करेंगे? हम कुछ समझे नहीं। उसके बाद कलावती ने सारी सच्चाई अपने माता पिता को बताई। उस दुष्ट मंत्री की इतनी हिम्मत, जो उसने ऐसा करने का दुस्साहस किया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसे मृत्यु दंड मिलेगा। पिताजी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। हाँ, अवश्य पुत्री, कहो, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, ये गोपाल है और मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आप दोनों की इच्छा हो तो हम दोनों आपस में विवाह कर लें।
पुत्री, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। तुम दोनों विवाह कर सकते हो। फिर राजा ने दुष्ट मंत्री को मृत्यु दंड देकर कुछ दिनों बाद उन दोनों का विवाह करवा दिया। फिर वे सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।